इससे पहले के लेक्चर में हम लोग जो है CFS इन ऑक्टाहेड्रल जो है CFS इन ऑक्टाहेड्रल हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक, इसमें हम स्प्लिटिंग भी देख लिए और यहाँ हम CFSE काउंट करना भी देख लिए। ठीक, अगर हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करें तो क्या होता है कि यहाँ जो 5 ऑर्बिटल हैं 5D जनरेट ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 डी के जो है 5D जनरेट ऑर्बिटल हैं, दे विल स्प्लिट आउट इनटू 2 एनर्जी स्टेट। ऊपर क्या हो जाएगा EG और नीचे क्या हो जाएगा T2G, 1 2 3। इसे हम T2G ऑर्बिटल कहेंगे, ऐसे कहेंगे EG ऑर्बिटल। अगर इस एवरेज एनर्जी लेवल को लिया जाए तो इस एवरेज एनर्जी लेवल से -4dq यह नीचे आएगा और इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा +6dq। ओके, उसके बाद इनके बीच का गैप हो जाएगा 10dq इक्वल टू डेल्टा O। ठीक, ये हमारा था, ये एवरेज एनर्जी लेवल है या बैरी सेंटर है। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की बात करें और CFSE की, तो जैसे ही हमने इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रखा तो ये हमारा हो गया -4dq CFSE, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो -8dq और 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, हाफ फील्ड हो गया ये ना यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा -12dq हो गया। ठीक, अब यहाँ से लिगेंड की बात करें, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। अगर हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में क्या होगा, यह डेल्टा O जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो डेल्टा O इज़ ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, डेल्टा O की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी पेयरिंग एनर्जी से, तब अगला इलेक्ट्रॉन इसमें न जा करके इसमें जाएगा। जब अगला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन 4 चौको 16dq, 4 5 20, 4 6 24। अगला D6 में आ जाए तो 24dq -24dq प्लस 3p हो जाएगा। ठीक, अब हम देखें अगली, तो D6 हो गया 3 4 5 6, D7 अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। जब यहाँ आएगा तो 6 की स्पीड से घटेगा ना, 4 6 24, 24 में से 6 गया 18dq। ठीक, -18dq प्लस 3p हो जाएगा, 1 2 3, ये हो जाएगा 18dq प्लस 3p। उसके बाद फिर अगला हमने तो D8 की बात करें तो फिर 6 दूनी 12 हो गया, 4 6 24, 24 में से 12 गया 12, 12dq प्लस 1 2 3p। अब अगला हम ऐसे भर दें, तो जब ऐसे भर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 3 18, 3 इलेक्ट्रॉन है और ये हो जाएगा 4 6 24, 24dq में से 18 गया तो 6dq प्लस 4p और यहाँ कर देंगे तो केवल 5p हो जाएगा, 4 6 24 ये हो गया और यहाँ 6 चौको 24, तो केवल 5p यहाँ CFSE रहेगा। वीक लिगेंड की बात करें तो वीक लिगेंड की जब हम बात करेंगे तो D1 4 के 4 4 8 4 3 12 और अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। क्यों? क्योंकि वीक लिगेंड आएगा तो डेल्टा O की वैल्यू ज़्यादा नहीं रहेगी, डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तो अगला इलेक्ट्रॉन जो है पेयर करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इसलिए अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो यहाँ जब आएगा तो हो जाएगा D4, तो 4 के 4 4 2 8 4 3 12, 12 में से 6 गया 6, और जब अगला इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा 12 में से 4 3 12, 6 दूनी 12, 0dq हो जाएगा, यानी D5 सिस्टम में 0 हो जाएगा। फिर D6 की बात करें तो 4dq प्लस p, फिर 8dq प्लस 2p, फिर 12dq प्लस 3p और यहाँ आ जाएंगे तो 6dq 6 की स्पीड से घटेगा, 6dq प्लस 4p और यहाँ जब करेंगे तो केवल 5p रह जाएगा। यानी हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में और वीक लिगेंड फील्ड में हम CFSE काउंट करना जान गए। अगर CFSE ज़्यादा है तो स्टेबलाइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। हायर द CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो यह जो है हमारा स्टेबिलिटी भी क्या होगा, स्टेबिलिटी जो है हायर होगा। ऐसा क्यों? देखिए जो DQ माइनस में आता है इसका मतलब है कि इतनी एनर्जी ये क्या कर रहा है, निकाल रहा है। माइनस में आने का मतलब एनर्जी निकाल रहा है और स्टेबल स्टेट की तरफ भाग रहा है। जैसे हमने दे दिया 1 2 3 और 1 2, इसमें हमने D1 कर दिया -4dq, इतनी एनर्जी रिलीज़ किया है कॉम्प्लेक्स ने। फिर हमने कर दिया -8dq और स्टेबल हो गया, -12dq और स्टेबल हो गया, -16dq और स्टेबल हो गया, और इसमें हम कर दिए -20dq और स्टेबल हो गया, -24dq और स्टेबल हो गया। तो जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। ठीक, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हमने जो है देख लिया कि किस प्रकार से इसका
स्प्लिटिंग होता है और कैसे CFSE कैलकुलेट की जाती है स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में और वीक लिगेंड फील्ड में। पिछले लेक्चर में इसकी डिस्कस किया गया था। इस जो है लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे JTD जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की। JTD जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। देखिए डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्री में बिगड़ाव होना। जैसे अगर हम बात करें कि यह मेटल है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, देखें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन अलग साइंटिस्ट हैं और टेलर अलग साइंटिस्ट हैं, ठीक। और डिस्टॉर्शन मतलब बिगड़ाव, ठीक। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की हम बात करें तो हम किस में देख रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है। कोई भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में डिस्टॉर्शन होगा, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। यहाँ देखा जाए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या इसको हम कहते हैं टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन। जैसे देखा जाए हम अगर बात करें किसी मेटल को लें और यहाँ हमने ले लिया लिगेंड लिगेंड, ठीक। तो यह ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, इसमें सभी बॉन्ड लेंथ क्या हैं, इक्वल हैं। ये एक्सियल बॉन्ड लेंथ ये वाली जेड एक्सिस इसको हम जनरली कंसीडर करते हैं, एक को एक्स मान लें और एक को वाई मान लें। तो हमारा ये जो बॉन्ड लेंथ है ये वाली और ये सभी बॉन्ड लेंथ क्या हैं, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। तो ऐसे कहेंगे रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इसे रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहा जाएगा। अब देखिए इसमें दो केसेस हमारे सामने समझ में आ रहे हैं। एक केस ये रहा कि ये जो जेड एक्सिस है इसका ये मेटल ले लिए 1 2 3 4, यह जेड एक्सिस हमारी लॉन्गर हो जाए, ठीक। यानी लिगेंड 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 और ये लिगेंड ये भी लिगेंड, तो ये हमारी जेड एक्सिस लॉन्गर हो गई। तो इसे कहेंगे क्या, जेड आउट, जेड आउट, या केस ऑफ इलोंगेशन, केस ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन GATION, इलोंगेशन का केस कहा जाएगा, जेड आउट हुआ। और अगर यही हमारा जो है जेड एक्सिस ये मेटल हो गया 1 2 3 4, ये एक्स और वाई एक्सिस के लिगेंड, इसकी बॉन्ड लेंथ लार्जर हो और ये जेड वाली क्या हो, शार्टर हो जाए, ऐसे कहेंगे जेड इन। इस डिस्टॉर्शन का कहेंगे जेड इन, जेड आउट और जेड इन। यानी केस ऑफ कंप्रेशन, ये क्या हो गया, CMPRESSION, ये कंप्रेशन हो गया और ये इलोंगेशन हो गया। इलोंगेशन के केस में क्या होगा, या जेड एक्सिस लॉन्गर हो जाएगी, ठीक। और कंप्रेशन के केस में क्या होगा, ये जेड एक्सिस शॉर्ट हो जाएगी और एक्स और वाई एक्सिस क्या होगी, लॉन्गर हो जाएगी। यानी ये बॉन्ड लेंथ जो है, इस बॉन्ड लेंथ की बात करें तो यह बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होगी और ये बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाएगी। अर्थात ये चार जो हैं एक्स वाई प्लेन में, इनका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ लॉन्गर हो जाएगा और जेड का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, शॉर्टर हो जाएगा। जेड इन कहा जा रहा है इसे, जेड एक्सिस डाउन हो रही है, जेड इन। और यहाँ क्या है, जेड आउट है, इसी को कहा जा रहा है टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो यानी रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से हमारी ज्योमेट्री क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, ठीक, डिस्टार्ट हो गई। ये रहा जेड आउट और ये रहा जेड इन। यानी अब यह इसमें दो तरह की बॉन्ड लेंथ हमको दिखाई देगी, ठीक। जेड आउट कब कहेंगे, जब ये जेड एक्सिस क्या हो जाएगी, लॉन्गर हो जाएगी, और जेड इन में क्या होगा, जेड एक्सिस शॉर्टर हो जाएगी और ये बॉन्ड लेंथ है बड़ी हो जाएगी। यानी इस डिस्टॉर्शन में दो तरह की बॉन्ड लेंथ दिखाई देंगी हमको और इसमें भी दो तरह की बॉन्ड लेंथ दिखाई देगी। यानी 4 बॉन्ड इक्वल हो जाएंगे, 2 बॉन्ड अलग इक्वल होंगे और इसमें 4 बॉन्ड एक जैसी लेंथ होगी और 2 की एक जैसी लेंथ होगी। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में आपको जो है यहाँ एक शोल्डर दिखाई देगा, ठीक। जब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की चर्चा करेंगे तो यहाँ एक शोल्डर दिखाई देगा। तो जानिए कि वो शोल्डर किसके कारण होता है, JTD जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के कारण ये जो है शोल्डर दिखाई देता है। मेन ट्रांजिशन तो हमारा ये हो गया। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जंप करते हैं, ठीक है, तो हमारा इसके कारण क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलता है, ठीक है। एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन की जंपिंग के कारण इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम एराइज होते हैं, मिलते हैं। यहाँ ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये जो शोल्डर के रूप में मिलेगा वो कौन रहेगा, ड्यू टू JTD जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से होगा।
अगला प्रश्न हमारे सामने ये आ रहा है, ये तो हम समझ गए कि यहाँ जेड आउट या जेड इन दिखाई देगा, यानी रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाएगी, या तो हमें एक केस ऑफ इलॉन्गेशन मिलेगा या तो केस ऑफ कंप्रेशन मिलेगा, जेड आउट की कंडीशन मिलेगी या जेड इन की कंडीशन मिलेगी, यानी अब वह रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन नहीं रह जाएगा। तो अगला प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या हर जगह होगा, यानी किन कंडीशन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होना चाहिए। तो देखिए अनसिमेट्रिकल फिलिंग, SYMMETRICAL, अनसिमेट्रिकल फिलिंग FILLING, अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन जो अनसिमेट्रिकली फील होंगे तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, सिमेट्रिकली फील है तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। फिर अगला प्रश्न आता है कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्या है, ठीक है, किसको हम कहें कि असिमेट्रिकल फिलिंग है और किसको हम कहें कि यह अनसिमेट्रिकल फिलिंग है। तो देखिए हाफ फिल्ड हो, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड हो, फुल फिल्ड, अगर हाफ फिल्ड भरा है या फुल फिल्ड हो तो वह सिमेट्रिकल फिलिंग कही जाएगी, और वहाँ जो है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, वहाँ रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी। और अनसिमेट्रिकल बाकी क्या है, अनसिमेट्रिकल फिलिंग है। देखते हैं, जैसे हमने सपोज दैट ये ले लिया, डी ऑर्बिटल की बात करें, यानी डी ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हमारा क्या होगा, स्प्लिट आउट हो गया, ठीक। ये हमने यहाँ ले लिया डी ऑर्बिटल को, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में है, ये T2G है और EG है, ये T2G है और ये क्या है, EG है। तो हम देखें कि कौन सा अनसिमेट्रिकल फिलिंग है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दिया जाए तो यह सिमेट्रिकल नहीं है, क्या अनसिमेट्रिकल है। दो इलेक्ट्रॉन भर दें तो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल है, यानी EG1 हो, T2G ना, T2G1 या T2G2, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल फिलिंग है। लेकिन जैसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये सिमेट्रिकल फिलिंग हो जाएगी, क्योंकि ये क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया, ठीक। अगर हम इसको कहें वीक लिगेंड फील्ड की बात करें तो वीक लिगेंड अगर यहाँ है, स्ट्रॉन्ग की जगह क्या है, वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड फील्ड की बात करें तो यहाँ डेल्टा वो कम होगा या गैप कम होगा, तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, D4 सिस्टम। D4 सिस्टम मतलब वीक लिगेंड में, वीक लिगेंड फील्ड में D4 सिस्टम देखें तो यह यहाँ तो सिमेट्रिकल दिख रहा है, लेकिन यह क्या कर दे रहा है, अनसिमेट्रिकल। तो ये EG ऑर्बिटल जो है अनसिमेट्रिकल फिलिंग है, तो यह अनसिमेट्रिकल फिलिंग होगा और यहाँ JTD मिलेगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। फिर अगर हम कर दें D5 तो ये हो गया सिमेट्रिकल फिलिंग, क्योंकि यह भी है और यहाँ यह भी है, तो यहाँ हमको रेगुलर ज्योमेट्री मिलेगी और इस जगह पर हमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगा। अब हम D6 कर दें तो फिर देखिए हमें क्या, अनसिमेट्रिकल फिलिंग हो गई और यहाँ JTD मिलेगा। D7 कर दें तो फिर अनसिमेट्रिकल फिलिंग हो गई और JTD मिलेगा, लेकिन D6 कर दें तो यह सिमेट्रिकल फिलिंग हो गई, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए T2G में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए फुल फील्ड और यहाँ हाफ फील्ड हो गया। फिर D9 की बात करें तो अनसिमेट्रिकल फिलिंग हो गई, तो यहाँ भी JTD मिलेगा, लेकिन D10 की बात करें तो यह फुल फील्ड हो गया, यहाँ हमें JTD नहीं मिलेगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, ज्योमेट्रीज की डिस्टॉर्ट नहीं होगी। ज्योमेट्री में एक चीज़ और आपको यहाँ बताना चाहेंगे हम कि ये डिस्टॉर्शन क्यों होता है। तो टू मिनिमाइज द रिपल्सन, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए लिगेंड ऊपर भाग गया है या लिगेंड इधर भाग गया है, ठीक। ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन इसलिए हो रहा है कि एनर्जी को हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लेक्स को स्टेबल करना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स को स्टेबल होने के लिए वो अपने आपको क्या कर रहा है, लेस टेंशन में ला रहा है, ठीक है, इसलिए अपनी ज्योमेट्री को क्या कर रहा है, डिस्टॉर्ट कर रहा है। यहाँ देखिए यह इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर देख रहे हैं, तो ये हमारा लिगेंड क्या हो रहा है, लंबा होता जा रहा है, ये बॉन्ड लेंथ लॉन्गर हो जा रही है, किस लिए, टू मिनिमाइज द रिपल्सन, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है डिस्टॉर्टेड में कन्वर्ट हो रही है। केस ऑफ इलॉन्गेशन और केस ऑफ कंप्रेशन, ये दो तरह का केस हम लोग देखेंगे। तो हम अभी पकड़ रहे हैं क्या कि कहाँ पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा और कहाँ पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉज ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अगर अनसिमेट्रिकल फिलिंग इलेक्ट्रॉन की है तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन काज होगा। जैसे अगर हम कहें, जैसे हमने यहाँ लिया था T2G3 की बात करें तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन हमारे सामने नजर आएंगे, 1 2 3। यहाँ JTD क्यों नहीं होगा इसको समझते हैं। तो देखिए हमारा एक एक्स एक्सिस हो गया, इस पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक वाई एक्सिस हो गया, इस पर भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, और एक जेड एक्सिस हो गया, इसमें भी क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की सिमेट्रिकल फिलिंग होगी तो जब लिगेंड आएगा तो बराबर उसको रिपल्सन फोर्स फील करेगा,
इधर से भी इधर से भी इधर से भी है तो बराबर रिपल्सन फोर्स फील करेगा, इसलिए यहाँ डिस्टॉर्शन होने की संभावना नहीं है। लेकिन किसी एक एक्सिस से रिपल्सन ज़्यादा हो, दूसरे एक्सिस पर रिपल्सन कम हो, तो लेस रिपल्सिव जहाँ होगा उसी साइड में हमारा लिगेंड रहेगा, यानी उसी ज्योमेट्री को फॉलो करना पसंद करेगा। ठीक है, अभी इस पर डिस्कस करेंगे आगे हम। पहले देखें कहाँ जेटीडी होगा और कहाँ जेटीडी नहीं होगा। तो हम देखें, अगर ये तो वीक लिगेंड फील्ड लिए थे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड की बात करें तो D1 सिस्टम है तो जॉन-टेलर डिस्टॉर्शन होगा, D2 है तो होगा, D3 है तो भी होगा, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड हो गया, ये सिमेट्रिकल फीलिंग हो गई। अब हम D4 कर दें, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होगा, डेल्टा ओ ग्रेटर हो जाएगा देन पेयरिंग एनर्जी, डेल्टा ओ की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी। ये D4 सिस्टम अनसिमेट्रिकल फीलिंग हो गई तो जेटीडी होगा। D5 सिस्टम अनसिमेट्रिकल फीलिंग हो गई तो भी होगा। और D6 सिस्टम क्या हो गया, फुल फील्ड हो गया तो सिमेट्रिकल फीलिंग हो गई। और ये D6 सिस्टम क्या है, जैसे हमने देखा कि D1 है अनसिमेट्रिकल फीलिंग, जेटीडी होगा, D2 में अनसिमेट्रिकल फीलिंग जेटीडी होगा, D3 में नहीं होगा। उसके बाद जो है हम कहें D4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड, D4 अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, D5 अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, लेकिन D6 क्या होगा, सिमेट्रिकल। यानी हाफ फील्ड या फुल फील्ड है तो सिमेट्रिकल फीलिंग हो गई, और जब सिमेट्रिकली फील्ड रहेगा तो जेटीडी नहीं होगा, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो गया, दूसरा हो गया, जैसे हम D9 की बात करें, D6 D7 बात करें अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, और D8 की बात करें तो यह भी क्या होगा, सिमेट्रिकल फीलिंग हो गया, यानी यहाँ जेटीडी नहीं होगा। और हम उसके बाद करें D9 की बात तो यहाँ क्या अनसिमेट्रिकल फीलिंग है और जेटीडी होगा, यानी इस ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन होगा। और D10 की बात करें तो सिमेट्रिकल फीलिंग हो गई, यानी यह भी फुल फील्ड हो गया, यह भी फुल फील्ड हो गया, तो यहाँ जॉन-टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ठीक, चलिए, तो ये हमने देखा कि कौन सिमेट्रिकल फीलिंग है और कौन क्या है, अनसिमेट्रिकल फीलिंग है। अब जरा हम डिस्टॉर्शन की बात करते हैं। डिस्टॉर्शन की बात करें कि कैसे होगा डिस्टॉर्शन, तो हमने ले लिया D ऑर्बिटल। ठीक, अब यहाँ हमने D ऑर्बिटल को ले लिए, ये हमारे 5D ऑर्बिटल हैं और ये पांचों डी जनरेट D ऑर्बिटल है। इसका मतलब है कि इन 5D ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, इक्वल है। और यहाँ ऑक्टाहेड्रल हमारा जो है, अगर स्प्लिटिंग की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हमारी ऐसे होगी, ऊपर हो जाएगा Eg और नीचे हो जाएगा T2G। ऊपर Eg हो गया और नीचे क्या हो गया, T2G हो गया। ठीक, और ये एवरेज एनर्जी लेवल हो गया, या क्या हो गया, -4dq हो गया। ठीक, ये हो गया -4dq और ऊपर वाला क्या हो गया, +6dq हो गया। ठीक, यही चीज़ हम फिर एक बार इधर स्प्लिट कर देते हैं और यहाँ हम दिखा देते हैं कि ये हमारा हो गया Eg ऊपर और क्या हो गया, T2G नीचे, या T2G ऑर्बिटल नीचे हो गए, 1 2 3 T2G ऑर्बिटल नीचे हो गए। और इस बार हम एवरेज एनर्जी लेवल से बात करें तो ये -4dq हो गया और ये क्या हो गया, +6dq हो गया। ये हमारी स्प्लिटिंग जो है दिखाई दे रही है। अगर इसमें कोई डिस्टॉर्शन ना हो तो हम कहेंगे कैसा शेप होगा, मेटल ऑल द बॉन्ड लेंथ बिकम इक्वल। मेटल ऑल द बॉन्ड लेंथ बिकम क्या हो गया, इक्वल, सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा और यह रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक, यह हमारी कौन सी हो गई, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। नो डिस्टॉर्शन विल ऑकर हियर, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। यह कब संभव है, यह संभव है हमारा, देखिए, जब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो। हम देख लें स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड और वीक लिगेंड फील्ड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड की बात करो तो यहाँ देखिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, T2G3 है, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड हो चाहे वीक लिगेंड फील्ड हो, T2G3 में क्या होगा, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी, यहाँ कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। अब हम बात करें T4, मतलब इसमें एक 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो अनसिमेट्रिकल फीलिंग, 5 हो तो अनसिमेट्रिकल फीलिंग और 6 हो तो अनसिमेट्रिकल फीलिंग। ये तभी संभव है जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। तो हमारा हो जाएगा T2G6, यानी D6 कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारा यहाँ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी। उसके बाद देखिए D7 हो जाए तो हमारा रहेगा, D8 हो जाए तो अनसिमेट्रिकल फीलिंग हो गया, मतलब सिमेट्रिकल हो गया। तो अब उस केस में क्या आ गया, हमारा आ गया T2G6 और Eg2। यहाँ रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिलने की संभावना है। D9 पे हो जाएगा और D10, तो D10 फिर रेगुलर आ जाएगा, T2G6 और Eg2। अब हम इसमें बात करें वीक लिगेंड फील्ड में, तो वीक लिगेंड फील्ड में हम भरेंगे तो 1 2 3 T2G3 ये रेगुलर ज्योमेट्री देगा। उसके बाद फिर हम बात करें
4 इसमें आएगा, ठीक। तो अनसिमेट्रिकल है 5 इसमें आ गया, तो T2G3 और EG2 ये सिमेट्रिकल फिलिंग है। तो यहाँ JTD नहीं होगा, D6 D7 D8 हो गया ना, तो D8 का मतलब हो गया T2G6 और EG2 ना, D8 सिस्टम हो गया। यानी हम इसकी बात करें तो ये हो गया हमारा कौन सा सिस्टम, ये सिस्टम हो गया हमारा D3 सिस्टम हो गया। ये कौन सिस्टम हो गया, D5 सिस्टम हो गया। ये कौन सिस्टम हो गया, D8 सिस्टम। उसके बाद ना D5 के बाद D8, D9 में अनसिमेट्रिकल है D10, ठीक। तो हमको देखना होगा, पहला क्वेश्चन हमसे प्रतियोगी परीक्षाओं में राइज हो जाएगा कि कोई मेटल आयन है, उस मेटल आयन पर चार्ज दे दिया जाए, कहा जाए Mn2+ वीक लिगेंड फील्ड, Mn2+ वीक लिगेंड फील्ड। इतनी बात आपसे कह दिया गया, वीक फील्ड। बताइए इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा कि नहीं होगा। तो हम देखें कि वीक लिगेंड फील्ड रहेगा तो JTD होगा कि नहीं। तो हम Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, कितना है 25। तो पहले चेक करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2+ है तो 2 ये कट जाएगा, D5 कौन सा सिस्टम हो जाएगा, D5 हो जाएगा। और कौन सा वीक लिगेंड फील्ड, तो देखिए 1 2 3 तो ये हो गया और 1 2 ऊपर हो गया, ठीक। अब कई इलेक्ट्रॉन भरना है 5, पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ आएगा, क्यों, क्योंकि वीक लिगेंड फील्ड है, डेल्टा O की वैल्यू कम है, डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। तो D4 और D5 तो ये सिमेट्रिकल फिलिंग है, इसलिए यहाँ JTD नहीं होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। थोड़ा यहीं पर एक बात और आपसे बताना चाहेंगे कि अब यहाँ जैसे ये तो हमने समझ लिया कि कब कब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, कब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो यह दो तरीके का, एक बार स्ट्रॉन्ग JTD स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन और एक बार वीक डिस्टॉर्शन, WEAK वीक डिस्टॉर्शन। कहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगा ज्योमेट्री में और कहाँ वीक होगा। तो देखेंगे जो T2G ऑर्बिटल हैं, T2G ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ, DXY DYZ और DXZ, ठीक। और यहाँ क्या हो जाएगा DX² - Y² और ये क्या हो जाएगा DZ²। इन 5 ऑर्बिटल्स को जरा ध्यान से देखा जाए तो ये 3 ऑर्बिटल जो दिखाई दे रहे हैं ये अभी डीजेनरेट है। डीजेनरेट का मतलब इनकी एनर्जी क्या है, इक्वल है। और यह दोनों क्या है, डीजेनरेट है, इसका मतलब इन दोनों की एनर्जी क्या है, इक्वल है, एनर्जी ऑफ इक्वल है। इन दोनों की ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल दिखाई दे रही है। तो हम कहें स्ट्रॉन्ग JTD और वीक JTD। तो ये जब लिगेंड से चर्चा हम करें तो DX² - Y² कहता है कि हम X एक्सिस पर हैं और Y एक्सिस पर है। ये ऑर्बिटल कहाँ है, X एक्सिस पर और Y एक्सिस पर है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी X एक्सिस के थ्रू है और Y एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी दिखाई दे रही है। और लिगेंड हमारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में किधर से आता है, X Y और Z से। तो X Y Z से आता है तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो रिपल्सन भी ज़्यादा होगा, ठीक। अगर हम वही Z एक्सिस Z ऑर्बिटल की बात करें तो इन केस ऑफ Z ऑर्बिटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Z एक्सिस पर ज़्यादा होती है। और जब Z एक्सिस पर ज़्यादा होती है और लिगेंड कहाँ से आता है, थ्रू द Z एक्सिस, Z एक्सिस से आता है, तो यहाँ पर इंटरेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा तो रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड भी क्या लेकर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो यहाँ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। इसलिए अगर अनसिमेट्रिकल फीलिंग EG ऑर्बिटल में हो, अनसिमेट्रिकल फीलिंग EG ऑर्बिटल में हो तो उसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, ठीक। EG ऑर्बिटल में अनसिमेट्रिकल फीलिंग हो, यानी हमारा D7 सिस्टम है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन हो या यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 और 1 3, तब हमारा क्या होगा उस केस में हमें जो है स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन मिलेगा। अब हम यहाँ देखें या कह सकते हैं कि यहाँ डिस्टॉर्शन मजे का हमको दिखाई देगा, लेकिन यहाँ की हम बात करें इन 3 केस की तो देखिए DXY क्या है, X एक्सिस और Y एक्सिस के बीच में है। DYZ क्या है, Y और Z के बीच में है। और DXZ क्या है, X और Z के बीच में है। दीज ऑर्बिटल बिलोंग्स इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में है। और लिगेंड कहाँ से आता है, तो लिगेंड कमिंग फ्रॉम द एक्सिस, लिगेंड इधर से आ रहा है, लिगेंड इधर से आ रहा है, लिगेंड कमिंग थ्रू द एक्सिस इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड अप्रोचेस अलोंग द एक्सिस, जब अलोंग द एक्सिस होगा और लिगेंड कहाँ है, इन बिटवीन द एक्सिस हैं, तो यहाँ डिस्टॉर्शन तो होगा लेकिन उतना तगड़ा नहीं होगा। तो ये वीक डिस्टॉर्शन हो गया, ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन हो गया। बात समझ आया, यहाँ वीक डिस्टॉर्शन रहा और ये स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब EG ऑर्बिटल में अनसिमेट्रिकल फीलिंग होगी तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगा। जब T2G ऑर्बिटल में होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ गई।
अच्छा, अब अगली चीज़ हम आते हैं डिस्टॉर्शन पे, कि हमारा जो है अभी तक हमने देखा कि ये हमको क्या था कि हमने ये बताया कि इन कंडीशन में हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड और वीक लिगेंड फील्ड में इन कंडीशन में स्प्लिटिंग मतलब डिस्टॉर्शन होगा और किन कंडीशन में नहीं होगा। तो हम यहाँ पर आपको एक लाइन में अगर चर्चा करें कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड और वीक लिगेंड फील्ड, हम पहले बताएंगे कि कौन कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में हम D3 लेने हैं, D3 सिस्टम है 1 2 3, ठीक। तो यहाँ क्या है, डिस्टॉर्शन नहीं होगा और रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी। अब हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है तो डेल्टा ओ की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो नीचे रहेगा D4 में डिस्टॉर्शन होगा, D5 में डिस्टॉर्शन होगा, D6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड हो, D6 में डिस्टॉर्शन नहीं होगा, D7 में होगा, D8 में नहीं होगा, ठीक, D8 में नहीं होगा, D9 में होगा और D10 में नहीं होगा। अब वीक लिगेंड फील्ड की बात करें तो D1 D2 D3 सिस्टम है और वीक लिगेंड फील्ड है तो डिस्टॉर्शन नहीं होगा। और D4 में यहाँ आएगा D4 तो होगा, D5 में नहीं होगा, ठीक है। D5 सिस्टम है तो यहाँ आ जाएगा फिर, क्योंकि सिमेट्रिकल फिलिंग हमको देखनी है। जैसे ही हाफ फील्ड या फुल फील्ड हुआ तो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिलने की संभावना रहेगी और उसकी ज्योमेट्री में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। D5 होगा, D6 में मिलेगा JTD, D7 में देखिए D6 में वीक इफेक्ट रहेगा, D7 में वीक इफेक्ट रहेगा, और देखिए D5 D6 D7 D8 में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नीचे क्या हो गया, फुल फील्ड और ऊपर हाफ फील्ड। D9 में स्ट्रॉन्ग मिलेगा रिपल्सन, ठीक, क्योंकि इजी ऑर्बिटल में हो रहा है अनसिमेट्रिकल फिलिंग, तो इजी ऑर्बिटल में अनसिमेट्रिकल फिलिंग रहेगा। इलेक्ट्रॉन भी एक्सिस के ऊपर है और लिगेंड भी एक्सियल ही आ रहे हैं। और D10 में नहीं होगा। तो यहाँ क्या रहा, हाई देखिए, हाई दोनों तो सेम है, D3 हाई, D10 क्या है, सेम है, हाई D6, हाँ D8 भी सेम है, केवल D5 और D6 है। पंजा छक्का जो है, अगर आप ये भरना जानते हैं तो कोई दिक्कतें नहीं है। अब अगला हमारा चर्चा का पॉइंट क्या होगा, क्या डिस्कस करेंगे कि डिस्टॉर्शन होगा तो किस हिसाब से होगा और क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ जो है, अगर अनसिमेट्रिकल फिलिंग जब होगी तो ये हमारा स्प्लिट आउट होगा इनटू 2 एनर्जी स्टेट, यानी इसकी डीजेनरेसी क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसकी डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उसकी भी डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सपोज दैट कि यह मेटल है और इस मेटल का जेड एक्सिस को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, दूर हटा रहे हैं, ठीक। जब जेड एक्सिस को एलिमिनेट करेंगे, जेड एक्सिस का एलोंगेशन करेंगे तो लिगेंड अब काफ़ी डिस्टेंस पर हो जाएगा, यानी हो गया मेटल 1 2 3 4, ये हमने कर दिया लिगेंड, ये कर दिया लिगेंड। तो यहाँ से डिस्टेंस तो हम जानते हैं, हार द एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन ग्रेटर इज द एनर्जी ऑफ दैट डी ऑर्बिटल। अगर इंटरेक्शन ज़्यादा होगा लिगेंड का मेटल के डी ऑर्बिटल से तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन जेड एक्सिस इलोंगेशन हो गया तो इधर से अब लिगेंड का इफेक्ट कम हो गया। इफेक्ट कम हो गया तो ये वाला जो हमारा जेड है डी जेड स्क्वायर, इसमें 2 ऑर्बिटल है ना, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, तो जिसमें जेड का कंपोनेंट होगा उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो हम इलांगेशन के केस की बात करें तो ये 2 एनर्जी स्टेट में टूटेगा, एक हो जाएगा नीचे, एक हो गया ऊपर। नीचे वाला हो गया डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर की एनर्जी क्यों डाउन किया है, क्योंकि जेड एक्सिस इलांगेशन हो रहा है, जेड एक्सिस एलिमिनेशन की तरफ भाग रही है, लॉन्गर होती जा रही है जेड एक्सिस का यानी बॉन्ड लेंथ, तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पर इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। अब हम इसमें बात करें तो इसमें भी 2 एनर्जी स्टेट हो जाएंगे। अब 2 एनर्जी स्टेट कौन कौन हो जाएंगे, तो 2 एनर्जी स्टेट देखिए जेड का काम इसमें कौन कौन है, इसके अंदर हम देखें तो 3 ऑर्बिटल हमारे कौन कौन हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। यहाँ हमारा है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। तो अब देखिए इसमें जेड का कंपोनेंट किस में है, वाई जेड में है और एक्स जेड में है, तो वाई जेड और एक्स जेड की एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन। ये हो गया डी वाई जेड और ये हो गया डी एक्स जेड हो गया, और ऊपर हो जाएगा डी एक्स वाई, यानी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी बढ़ी और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी घटी। और यहाँ डी एक्स वाई इसी का कंपोनेंट इसमें है तो इसकी एनर्जी अप और इसकी एनर्जी डाउन। ये कौन सा केस है, केस ऑफ एलोंगेशन, ठीक, यानी जेड आउट। कौन सा केस है, मेटल 1 2 3 4 और जेड क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। केस ऑफ एलोंगेशन, एलोंगेशन केस की बात करें, और ये कौन सा केस है, मेटल ऑल द बॉन्ड लेंथ बिकम इक्वल, यानी यह रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रही है या एलोंगेटेड हो गया
क्यों ऐसा हो रहा है? तो टू मिनिमाइज द रिपल्सन, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए अभी हम आगे अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे इस पर कि कैसे जेड एक्सिस पर जाने पर उसकी एनर्जी मिनिमाइज हो रही है। ठीक है, बाई कैलकुलेशन भी बताएंगे, क्योंकि हम जानते हैं CFSE अधिक होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक, अब देखते हैं यहाँ जेड इन की बात करें। जब हम जेड इन की बात करें तो देखिए इसमें दो ऑर्बिटल हैं, दो एनर्जी स्टेट में टूटेगा। जेड इन यानी जेड एक्सिस ये मेटल है, लिगेंड लिगेंड लिगेंड। अब ये जेड एक्सिस क्या है? इधर से लिगेंड ज़्यादा हम अप्रोच कर रहे हैं, करीब ला रहे हैं। जब करीब लाएंगे तो इसका क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा। रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा तो जिसमें जेड का कंपोनेंट होगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जेड का कंपोनेंट किस में ज़्यादा है? तो वाई जेड और एक्स जेड। तो यहाँ हमें जो है वाई जेड हो जाएगा और एक्स जेड, और ये कौन हो जाएगा? डी एक्स वाई। ये हो गया डी वाई जेड, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, डी वाई जेड और डी एक्स जेड हो गया। और ये कौन हो गया? डी एक्स वाई हो गया। अब इसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी डाउन हो जाएगी, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये अप हो जाएगी किसकी? डी जेड स्क्वायर की एनर्जी अप हो जाएगी। बस समझ रहा है? यानी हमने देखा ऑक्टाहेड्रल ये 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल थे। ठीक, इनकी एनर्जी इक्वल थी या डीजेनरेट थे, फिर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आई, उसमें स्प्लिट आउट हो गए। ईजी और T2G में T2G की एनर्जी डाउन थी और EG की एनर्जी अप थी। ये आप जान रहे हैं क्यों इसकी एनर्जी अप है और क्यों इसकी एनर्जी डाउन है। ठीक, अगली हम बात करें कि जब यहाँ हमने देखा कि जेड एक्सिस इलोंगेशन हो गया, तो जेड इलोंगेशन हो गया तो जेड के प्रति इसका क्या है? इंटरेक्शन कम हुआ तो इसकी एनर्जी डाउन हो गई। तो जेड की एनर्जी डाउन हुई तो इसमें जेड के कंपोनेंट दो ठो है, वाई जेड और एक्स जेड। यहाँ भी जेड है और यहाँ भी जेड है, तो इन दोनों की एनर्जी डाउन हो गई, इसकी अप हो गई। और यहाँ जेड की एनर्जी डाउन हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी बढ़ गई। अब हम देखें केस ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या रहा कि यह मेटल हमारा जो है इसका 1 2 3 4 एक्स एक्सिस लंबी हो जाएगी और जेड एक्सिस क्या हो जाएगी? शॉर्टर हो जाएगी। तो इसे कहेंगे जेड इन, यह है जेड इन, और वो क्या है? जेड आउट है। तो अब देखिए जेड एक्सिस से रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है, तो जब जेड एक्सिस के थ्रू रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा, मतलब रिपल्सन मतलब लिगेंड ऑर्बिटल और मेटल ऑर्बिटल के बीच रिपल्सन अधिक है, तो यहाँ हो गया हमारा इसकी एनर्जी अप हो गई और इसकी एनर्जी क्या हो गई? जिसमें जेड का कंपोनेंट है उसकी एनर्जी अप हो गई। और जहाँ जो है दूसरा क्या है? डी एक्स स्क्वायर वाई जेड और एक्स जेड की एनर्जी अप, डी जेड स्क्वायर की एनर्जी अप, और इसकी एनर्जी क्या हो गई? डाउन, और डी एक्स वाई की एनर्जी डाउन। ठीक है, बात समझ रहा है? आपको देखने से लग रहा है कि यहाँ जेड के अंदर रिपल्सन ज़्यादा है कि नहीं? रिपल्सन एक्स और वाई के बीच ज़्यादा था। उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए यह लॉन्गर हुआ है, ध्यान रखें। एक्चुअल बात आपको बताएं तो यहाँ क्या है? एक्स और वाई के बीच जो है रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो रहा था, तो उस रिपल्सन को, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन और लिगेंड ऑर्बिटल के बीच रिपल्सन अधिक था, उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए यह जेड एक्सिस क्या हो गई? लंबी हो गई। मतलब जेड कराएं, एक्स एक्सिस लंबी हो गई और वाई एक्सिस लंबी हो गई। ये बात ध्यान रखें। यहाँ जो है जेड और लिगेंड के बीच ना, जेड एक्सिस से जो लिगेंड आ रहा है डी जेड स्क्वायर, और लिगेंड के बीच रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा था, उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए यह जेड एक्सिस क्या हो गई? लॉन्गर हो गई। यानी यहाँ केस कैसे बढ़ा? तो यह डिस्टॉर्शन क्यों हो रहा है? रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन इसलिए हो रहा है टू मिनिमाइज द रिपल्सन। और रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, जैसे यहाँ रिपल्सन ज़्यादा है, उसी को मिनिमाइज करने के लिए जेड एक्सिस क्या हो गई? लॉन्गर हो गई। ठीक, यहाँ जो रिपल्सन कहाँ ज़्यादा था? एक्स और वाई पर ज़्यादा था, इसलिए उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या हो गया? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। तो ये हमारा जो है ये बॉन्ड लेंथ क्या हो गया? लॉन्गर हो गया। बात समझा रहा है? तो ये हमने देखा। यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ जाने कि यहाँ जो है क्या होगा, तो यह इसका ऐसे कर दे एवरेज। इसको देखिए, इसके बीच का जो गैप है यहाँ था हमारा डेल्टा ओ, इस गैप को कहेंगे डेल्टा डेल 1, और इसके बीच का गैप क्या हो जाएगा? डेल 2। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल 1 और ये क्या हो जाएगा? डेल 2 हो जाएगा। कितना रहा? तो देखिए है 2 है, 1 है, तो हो जाएगा +2/3 अपना है, तो +2/3, और ये क्या हो जाएगा? -1/3 डेल्टा 2, ये डेल 2 ना। यहाँ की हम बात करें तो 2 थे, तो ये 1/2 +1/2, और ये नीचे गया तो -1/2 डेल 1 यहीं पर ये चर्चा करें हम इसकी, तो इसके बीच का ये हमारा हो गया है। देखिए इसके बीच का गैप हो गया डेल 1 और इसके बीच का गैप क्या हो गया? डेल 2। अब यहाँ हम देखें तो ये +1/2
ये हो गया -1/2। ये देखिए यहाँ 2 है और नीचे 1 है, ये क्या हो जाएगा -2/3 और ऊपर क्या हो जाएगा +1/3। ठीक, डेल 2 और डेल 2। इसके आधार पर आपको CFSE काउंट करना सिखाएंगे कि कैसे किया जाएगा और कब जेड इन का केस होगा, कब जेड आउट का केस होगा। मतलब CFSE अगर जेड इन में ज़्यादा है, जेड इन में ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है जेड इन होना चाहिए। अगर CFSE जेड आउट में ज़्यादा हो रहा है तो जेड आउट में होगा। अब हम उसमें जो है CFSE कैलकुलेट करके अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि कैसे पता चलेगा कि यह जो है इस ज्योमेट्री से इस ज्योमेट्री में गया है तो क्या वास्तव में वो स्टेबल हुआ है, यानी अगर वह रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में था, अनसिमेट्रिकल फीलिंग हुई, उसके अंदर डिस्टार्शन आया, तो डिस्टार्शन आने के बाद क्या इसने अपने आप को रिलैक्सेशन मोड में लिया। यहाँ तो हमने पिक्चर से दिखा दिया कि हाँ जेड एक्सिस पर रिपल्सन dz² ज़्यादा महसूस कर रहा था, इसलिए वह रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए क्या हो गया, लॉन्गर हो गया। तो हम देखेंगे कि CFSE कैलकुलेट करने की कि क्या वास्तव में वहाँ मिनिमाइजेशन हो रहा है। और यहाँ हम जब देख रहे हैं कि जेड इन के केस में x और y में भाग रहा है तो उसके CFSE पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इसके आगे की चर्चा अगले लेक्चर में की जाएगी।